नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12 की हिंदी। क्लास 12 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपना सैंपल पेपर, जो कि है 2022 का। और इस सैंपल पेपर को हमने एक बार पहले यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा सैंपल पेपर है, ये यहाँ पर 100 नंबर का दिया गया है, लेकिन अभी जो हमारा पेपर आता है वो हमारा 80 मार्क्स का आता है। और उसमें देखिए समय जो है वो 3 घंटे का ही है। और जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले किसी भी सैंपल पेपर को सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर दिए गए निर्देशों का पालन करना है। यानी कि जो आपको निर्देश दिए गए हैं आपके इस प्रश्न पत्र में, तो आपके निर्देश कुछ इस तरह से हैं, जैसे यहाँ पर हमने पहले भी डिस्कस किए हैं कि सबसे पहले आपने खंड अ और ब यहाँ पर दिए गए हैं 2, तो सभी प्रश्नों के आपने उत्तर देने हैं। और दूसरा हमने यहाँ पर कहा है कि जो प्रश्न है उनके अंक उनके सम्मुख निर्धारित कर दिए गए हैं। और दूसरा, जो प्रश्नों के उत्तर जब आप लिखते हैं वो यथासंभव क्रमवार लिखें। यानी कि आप प्रश्नों के उत्तर जो है कैसे लिखें, क्रमवार ही लिखें जितना संभव हो सके। तो यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न था, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि ये जो हमारा पहला प्रश्न था, ये था हमारा एक अपठित गद्यांश, जिसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। तो हमारा जो ये अपठित गद्यांश था, इसको हमने पढ़ा था और इससे रिलेटेड हमने यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर भी यहाँ पर दिए थे। तो इस तरह से आज हम इसी सैंपल पेपर को यहाँ पर आगे कंटिन्यू करेंगे और साथ ही नेक्स्ट डे से हम एक नया सैंपल पेपर यहाँ पर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने एक अपठित गद्यांश, आपको पहला प्रश्न दिया गया है, उसको आपने ध्यान पूर्वक समझना है, अच्छे से आपने पढ़ना है और उसके बाद आपने उससे जुड़े हुए प्रश्नों के जो उत्तर हैं नीचे जो दिए गए हैं उनको आपने उत्तर देने हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि अभी तो ये आपका 15 मार्क्स का है, यानी कि इस सैंपल पेपर में, लेकिन अब जो है नेक्स्ट जो आपका पेपर आएगा यानी कि 80 मार्क्स का, उसमें ये आपका 8 नंबर का सैंपल प्रश्न होगा, क्योंकि वो जो हमारा पेपर है वो 80 मार्क्स का हो चुका है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि ये अपठित गद्यांश आपने पढ़ना है और उसके बाद देखिए आपने क्या करना है, निम्न में से किसी एक विषय पर लगभग 200 शब्दों में निबंध लिखिए। अब देखिए, यहाँ पर आपने क्या करना है, लगभग 200 शब्दों में आपने निबंध लिखना है, बहुत सारा नहीं लिखना है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप ऐसा ना करें कि आपको 10 पेज का आ रहा है, आपको लिखते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा हिंदी का पेपर थोड़ा सा लेंदी होता है और सारी चीजें इसमें राइटिंग वाली होती है, लिखने वाली होती हैं। तो इसीलिए आप इसको कहीं पर भी ऐसे ना छोड़ें कि आप इसको एक तरह से टाइम का भी जो समय जो आपका दिया गया है 3 घंटे का, तो आप उसके अंदर यानी कि टाइम मैनेजमेंट करें। 3 घंटे से ज्यादा आप इसको आगे एक तरह से नहीं लिख सकते हैं। तो 3 घंटे के अंदर आपने पूरा पेपर खत्म करना है। तो इसलिए ये ना सोचे कि आपको निबंध लिखना है, आपको एक तरह से 10 नंबर लेकर आने हैं, तो 10 पेज लिखने की आपको जरूरत वहां पर नहीं है। अगर आप बहुत अच्छा लिखते हैं, हेडिंग वाइज लिखते हैं, जैसे आप क्लास 10th का सैंपल पेपर इसके लिए उठाकर देख सकते हैं। जब आपने क्लास 10th में पेपर दिया होगा तो उसमें जैसे सबसे पहले दी जाती है किसी भी निबंध को लिखते वक्त प्रस्तावना, और फिर उसके बाद जो भी सब हेडिंग्स आप बनाएंगे किसी भी टॉपिक पर, जैसे यहाँ पर 4 टॉपिक आपको दिए गए हैं, तो चारों में से किसी एक विषय पर आपने लिखना है। तो अगर आप यहाँ पर पहला जो टॉपिक है राष्ट्र निर्माण में युवा शक्ति का योगदान, तो सबसे पहले आप प्रस्तावना लिखेंगे, उसके बाद आप बाकी हेडिंग्स लिखेंगे, युवा शक्ति के बारे में लिखेंगे, बाकी बातें लिखेंगे। और उसके बाद जैसे यहाँ पर दिया है शिक्षित बेरोजगारी एक अभिशाप, शिक्षित बेरोजगारी एक अभिशाप, इसके बारे में लिख सकते हैं कि शिक्षित बेरोजगारी जो है वो किस तरह से एक अभिशाप के रूप में एक तरह से उभर कर आ रही है, उस पर भी लिख सकते हैं। तो उसमें भी आप अंदर कुछ सब हेडिंग्स बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने 10 नंबर का है तो आपने 10 नंबर का ही लिखना है, 10 पेज का ही लिखना है। ठीक है, सब हेडिंग्स जो है उनको प्रभावशाली बनाइए, महत्वपूर्ण हेडिंग्स उस पर लिखिए और इस तरह से इफेक्टिव बनाइए उसको। तो इससे क्या होगा कि आपको यहाँ पर नंबर अच्छे खासे मिल जाएंगे। और आप मतलब कम सब पेजों में भी, अगर आप 4 पेज या 5 पेज भी लिखते हैं, 4 पेज भी अगर आप लिखते हैं तो भी आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरह से
ये है हमारा टॉपिक। उसके बाद जो दूसरा हमारा प्रश्न था वो था हमारे हिंदी व्याकरण से, जिसको मैंने आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर किया था। ये तीनों प्रश्न भी, जिसमें मैंने सबसे पहला आपको यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, इसमें अब आपके इस तरह के प्रश्न नहीं आते हिंदी में। जो आपका 11th का सिलेबस था हिंदी व्याकरण का, जिस तरह का, बिल्कुल वही आपका 12th का भी सिलेबस है, यानी कि उसी तरह की चीजें हैं। कुछ भी इस तरह का नहीं है कि संज्ञा लिखना है, सर्वनाम लिखना है, क्रिया लिखना है, विशेषण लिखना है या क्रिया विशेषण लिखना है। तो ऐसी चीजें आपने कुछ भी नहीं लिखनी है। आपने केवल क्या करना है, आपने क्या करना है कि जो आपके कॉमन टॉपिक्स, जैसे समाचार पत्र में कौन कौन से गुण होने चाहिए, एक अच्छे समाचार पत्र में फीचर किसे कहते हैं, जनसंचार के क्या माध्यम होते हैं, पहले जनसंचार किसे कहते हैं, जनसंचार के कौन कौन से माध्यम होते हैं, ये चीजें आपने याद रखनी है। तो ये मैंने एक पूरा का पूरा एक पीपीटी लेकर यहाँ पर अच्छे से मैंने आपको क्लियर किया है कि जनसंचार किसे कहते हैं, जनसंचार के विभिन्न माध्यम क्या है, दृश्य श्रव्य माध्यम क्या है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है कि जनसंचार का प्रिंट माध्यम क्या है। देखिए, रेडियो है, फिल्म है, पत्रिका है। तो सही उत्तर है आपका पत्रिका, क्योंकि प्रिंट माध्यम की बात की है। ठीक है, उसके बाद टेलीविजन क्या है, टेलीविजन जनसंचार का कौन सा माध्यम है। ठीक है, तो इसमें जब आप ये जनसंचार टॉपिक पूरा पढ़ेंगे तो जनसंचार में आपको सबसे पहले संचार के बारे में बताया जाएगा, फिर आपको जनसंचार के बारे में बताया जाएगा, फिर आपको जनसंचार के विभिन्न माध्यमों के बारे में बताया जाएगा। और इस तरह से आपको ये टॉपिक यहाँ पर क्लियर होता है। हमने लास्ट सेशन में अच्छे से डिस्कस कर लिया था। उसके बाद समाचार पत्र में संपादक के विचार को कहा जाता है, संपादक के विचार को। तो देखिए, संपादकीय अभी आपका एक पूरा टॉपिक है। संपादकीय क्या होता है, संपादकीय किन किन विषयों पर लिखा जाता है, संपादकीय की अच्छी एक विशेषताएं क्या होनी चाहिए किसी संपादकीय की, और संपादकीय का क्या महत्व है, ये भी आपका पूरा टॉपिक है, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया था। तो समाचार पत्र में संपादक द्वारा लिखे अपने विचार लिखे जाते हैं, उसको संपादकीय कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस किया था आलेख पर, आलेख लेखन, जो आपको यहाँ पर नंबर 4 जो यहाँ पर आपका प्रश्न आया है कि समाचार पत्र में लोकतंत्र का प्रहरी अथवा एक सामाजिक मदपान, एक सामाजिक कलंक, इन दोनों विषयों में से किसी एक पर 150 शब्दों में आलेख लिखिए। तो मैंने क्या बताया था यहाँ पर, आलेख किसे कहते हैं। ठीक है, और आलेख के, एक अच्छे आलेख में कौन कौन से गुण होने चाहिए, तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ से आवश्यक बातें होती हैं। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया है प्रॉपर एक पीपीटी के माध्यम से। और उसके बाद देखिए, हमने यहाँ पर जो हमारा काव्यखंड था, काव्यखंड हम यहाँ पर पढ़ रहे थे। तो काव्यखंड में हमने यहाँ पर सबसे पहले जो हमारी कविता है, देखिए कविता जो है काव्यखंड से रिलेटेड, वो 2 कविताएं यहाँ पर दी गई हैं, उनमें से केवल किसी एक, अब यहाँ पर आपके जो प्रश्न है इनका नंबर भी थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अब जो आपका पेपर है वो 80 मार्क्स का है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो आपको 2 दिए गए हैं काव्यांश, आप दोनों ही काव्यांशों को यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप किसी एक पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दिया था, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान पैरों में चिड़ियों के भरता, कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, यह प्रश्न स्थिरता करता पद को, भरता उर्मे बिहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर पूरी कविता मैंने आपको बकायदा एक पीपीटी के माध्यम से पढ़ाई थी, यानी कि चैप्टर को मैंने रिवाइज किया था। और मैंने ये भी बताया था कि ये जो आपके यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है, तो इसमें जो आपका पहला प्रश्न है, कवि और कविता का नाम, 2 नंबर का प्रश्न है, ये सोच सकते हैं आप। ठीक है, तो कवि और कविता का नाम जो है ये मैंने आपको क्लियर कर दिया था। कवि है हरिवंश राय बच्चन जी, और कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो कविता है ये आपकी पहली जो फर्स्ट आपकी कविता है, यानी कि आपकी जो आरोह पाठ्य पुस्तिका है भाग 2, उसका आपका पहला चैप्टर जो है, ठीक है, आत्म परिचय, उस का आपका ये चैप्टर है। और
उसमें दो आपके कविता है, एक आत्म परिचय है और एक आपका दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो आत्म परिचय भी आपका हमेशा यहाँ पर आता है, यानी कि उससे भी रिलेटेड आपके यहाँ पर काव्यांश आते हैं। जैसे मैंने बताया कि अब आप आगे नेक्स्ट कुछ और सैंपल पेपर जब उठाकर देखेंगे तो उसमें आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और उसके बाद मैंने इन सारे प्रश्नों के उत्तर भी आपको क्लियर कर दिए थे। और ये जो दूसरा आपको यहाँ पर दूसरी आपको कविता दी थी, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दी थी। तो इस तरह से आप अच्छे से यहाँ पर पढ़े। और एक और बात है कि जब हम 12th क्लास में होते हैं, इसमें आपको 2 बार काव्यांश आते हैं, और जो दूसरा काव्यांश होता है उसके साथ कोई भी ऑप्शन नहीं होता, यानी कि वो आपने करना ही करना है। तो यानी कि कोई सा भी आपका काव्यांश यहाँ पर आ सकता है, किसी भी कविता से जुड़ा हुआ काव्यांश आ सकता है। तो इसीलिए सारी की सारी कविताओं को अच्छे से पढ़ें, समझें। तो ये जो हमने यहाँ पर बताया था, धूत कहो अवधूत कहो राजपूत कहो जोलाहा कहो, जोलाहा काहू की बेटी सो काहू काहू कहो काहू काहू की बेटी सो न बेटा ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सोऊं, तुलसी सरनाम आओ कहे कुछ आऊं, मांगी के खैबो मसीत को सोईबो, ले बको एक न देबो दो। तो इसका भी मैंने क्लियर किया था कि ये कवि यहाँ पर तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई, जो हमारे रामचरितमानस के उत्तरकांड से ली गई कुछ जो हमारे छंद हैं उनमें से यहाँ पर दिया गया है। और इसका मैंने आपको भाव सौंदर्य भी क्लियर कर दिया था, और भाषा की दृष्टि से सौंदर्य पर प्रकाश भी हमने यहाँ पर डाला था। तो इस तरह से हमने यहाँ पर काव्य खंड से जो दो हमारे यहाँ पर प्रश्न थे, यानी कि प्रश्न 5 और प्रश्न 6, वो हमने डिस्कस कर लिया था। और उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर प्रश्न 7 जो कि हमारे काव्य खंड से ही रिलेटेड है, और काव्य खंड में आपके यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं, काव्य खंड से ही 3 प्रश्न दिए गए हैं। और इन 3 प्रश्नों में से केवल 2 प्रश्न आपने करने हैं। और देखिए ये जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जो 3 प्रश्न है, यहाँ पर जैसे मैंने कहा हम क्योंकि सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो हम तीनों प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो प्रश्न है आपका, जैसे कविता के बहाने कविता के आधार पर सब घर एक कर देने के माने के आश्रय स्पष्ट कीजिए। तो जैसे हमने यहाँ पर बताया था कि ये हमारी जो कविता है, ठीक है, सब घर एक कर देने के माने, तो ये हमारी कविता की उड़ान जो हमारा चैप्टर है उसकी पंक्तियां हैं। और उसमें जो कुछ भी आपने जिस तरह से पढ़ा कि कैसे यहाँ पर सब घर एक कर देने के माने का आश्रय, कि जिस प्रकार से मैंने इसका आंसर भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया था कि जिस प्रकार बच्चे जो है वो कोई भी भेदभाव नहीं करते, उनके मन में किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है, कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं, उच्च वर्ग निम्न वर्ग का भेदभाव नहीं। तो इसी तरह से जो कविता होती है वो भी किसी में भेद नहीं करती, किसी में अंतर नहीं करती, उसके लिए सब समान है। और वो सदियों तक, हमेशा से हमेशा तक वो क्या करती है, अपनी उड़ान, यानी कि जो उसका जो रस है, उसका जो आनंद है वो लोगों को देती रहती है। तो ये मैंने आंसर आपको स्पष्ट किया था। उसके बाद नेक्स्ट था हमारा, पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा है। तो देखिए ये भी मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया था। और उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने कवितावली में उद्यत छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसीदास ने अपने युग की आर्थिक विषमता को अच्छी तरह से समझा है। ठीक है, तो जब मैंने आपको बताया था कि जो हमारा चैप्टर है कवितावली उत्तरकांड से, उसमें जब आप ये जो छंद दिए गए हैं जिसमें वो कहते हैं किसान को न चाकर को चाकरी, किस भी न किसान को, इस तरह से ये जो शुरुआत की पंक्तियां हैं बिल्कुल वो आपने यहाँ पर स्पष्ट करनी है। वही पंक्तियां यहाँ पर उस युग की आर्थिक विषमता को अच्छी तरह से समझा रही है कि किस तरह का युग आ गया है कि यहाँ पर न किसान के पास किसानी है, न चाकर के पास चाकरी है, न एक तरह से किसी के पास कोई काम धंधा नहीं है। बिल्कुल इतनी गरीबी आ गई है, इतनी मुश्किल आ गई है, और खाने के लिए बिल्कुल कोई अन्न दाना नहीं है, कुछ नहीं है। और एक तरह से लोग इतने ज्यादा अपने स्वार्थ में डूब गए हैं कि अपने पेट के लिए वो अपने बेटा बेटी तक को भी बेच देते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये कुछ चीजें यहाँ पर पढ़ी हैं उत्तर कांड के, कवितावली के उत्तर कांड से, तो उसमें से आप इसको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए हमने यहाँ पर आपका काव्य खंड इस तरह से क्लियर कर लिया था और आज रिवाइज भी कर लिया है, क्योंकि काफी टाइम के बाद हमारी ये क्लास यहाँ पर हुई है। तो जो बच्चे यहाँ पर होंगे उनको एक तरह से क्लियर हो गया होगा कि इतना हमने कब पढ़ा, तो ये सब चीजें आप क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। अब देखिए प्रश्न 8 जो है वो है आपका गद्य खंड से। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आपके काव्य खंड से काव्यांश आता है, तो उसी तरह से आपके गद्य खंड से भी गद्यांश यहाँ पर आता है। तो इनमें आपने यहाँ पर 2 गद्यांश आपको दिए गए हैं। ठीक है, 2 गद्यांश आपको दिए गए हैं और आपने दोनों में से एक पर आधारित किन्हीं प्रश्नों के उत्तर आपने देने हैं। तो देखिए अब ये जो गद्यांश आपका, इसको एक बार हम पढ़ लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। इन बातों को आज 50 से अधिक वर्ष होने आए हैं, ठीक है, पर ज्यों की त्यों मन पर दर्ज है। कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती है कि हम आज देश के लिए क्या करते हैं, कि हम आज देश के लिए क्या करते हैं। मांगे हर क्षेत्र में बड़ी हैं, पर त्याग का नामो निशान नहीं है। मांगे बहुत हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी है, लेकिन त्याग का कोई नामो निशान नहीं है। अपना स्वार्थ आज मात्र एक लक्ष्य रह गया है। हम चटकारे लेकर इसके लिए भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें, पर क्या कभी हमने अपने आप को जांचा है? अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं। देखिए हम दूसरों के भ्रष्टाचार की बातें तो करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी अपने आप को जांचा है? काले मेघा दल के दल उमड़े हैं, काले मेघा दल के दल उमड़े हैं, पानी झमाझम बरसा है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है और बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी है स्थिति? तो देखिए यहाँ पर क्या बताया है कि ये जो हमारा चैप्टर है, ठीक है, इस चैप्टर में आपने देखा होगा किस तरह से जो वहां का जो बच्चों का दल है वो किस तरह से जाता है और किस तरह से वो एक तरह से लोगों के घरों में जाकर पानी मांगते हैं और क्या करते हैं, उस पानी को वो गिरा देते हैं, बिल्कुल पूरे शहर में जो है कीचड़ बना देते हैं और उस कीचड़ को एक तरह से अपने शरीर पर उसको लपेटते हैं और इंद्रदेव को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया है कि हम बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं, लेकिन हम त्याग कितना करते हैं, हम देते कितना है। जैसे हमें यहाँ पर बताया था कि किस तरह से जो लोग थे, गांव के लोग, वो क्या करते थे, वो अपने घर पर भले ही उनके पास एक गिलास पानी क्यों ना हो, वो क्या करते थे, एक गिलास पानी भी उस बच्चों की जो मेंढक मंडली थी उस पर वो डाल दिया करते थे, उस पर वो उड़ेल दिया करते थे। किस किस कारण से वो ये सब करते थे? क्योंकि उनको ये सब चीजें, यानी कि ये उनको लगता था कि ऐसा करने से, ठीक है, उनको ये लगता था कि ऐसा करने से क्या होगा कि जो इंद्रदेव है प्रसन्न होंगे। ठीक है, इंद्रदेव क्या होंगे, प्रसन्न होंगे और वो क्या करेंगे, उनको उनके ऊपर जल बरसाएंगे, उनको पानी, उनके ऊपर पानी बरसाएंगे। तो लेकिन यहाँ पर क्या कहा कि लेखक के मन को कौन सी बात कचोट जाती है? ठीक है, लेकिन लेखक के मन को कौन सी बात कचोट जाती है? देखिए कैसे कैसे संदर्भों में कि लेखक के मन को ये बात कचोटती है कि हमको बहुत सारी उम्मीदें हैं अपने देश से, अपने देश के जो हमारे नेता हैं उनसे, या एक तरह से कहें हमारे शासन से, हमारे प्रशासन से हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं। ठीक है, और हमारी मांगे भी हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं कि हम बहुत सारी मांगे रखते हैं, बहुत सारी, लेकिन पर त्याग का कहीं नामो निशान नहीं है। यानी कि हम खुद कुछ नहीं करना चाहते हैं। हम अगर नगर निगम कुछ नियम भी बनाता है तो हम अपने घर का कूड़ा जो है रोड में फैला के आ जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि ये सारी चीजें तो गंदगी फैलाती हैं। ठीक है, और कहने के लिए हमारी बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। तो यहाँ पर कहा है कि यही सब चीजें लेखक के, कि जहां पर अपना स्वार्थ
मात्र आज एक लक्ष्य रह गया है कि इंसान का सिर्फ एक लक्ष्य है कि मेरा काम किसी तरह से निकल जाए, बस मेरा काम किसी तरह से निकल जाए, बस बाकी सब ठीक है। और हम चटकारे लेकर दूसरों के भ्रष्टाचार की बात करते हैं, ठीक है। हम दूसरों के भ्रष्टाचार की खूब बातें करते हैं, दूसरा क्या कर रहा है इसकी हमें चिंता रहती है कि वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं हम ये नहीं सोचते, ठीक है ना। तो जितना त्याग की भावना कि यार चल मुझसे जितना होता है मैं उतना तो करूं, अगर कहीं पर कोई सार्वजनिक संपत्ति पड़ी हुई है तो हम उसको ऐसे इग्नोर करते हैं कि मेरे घर का थोड़ी है ये। तो अगर सारे लोग इस तरह से सोचेंगे कि ये तो मेरे घर का थोड़ी है जो मैं इससे उठाऊंगा, या मैं इसका सही तरह से इस्तेमाल करूंगा, या मैं इसको इसकी निश्चित जगह पर जो चीज जिस चीज के लिए ये रखा गया है उसके लिए रखूंगा, ठीक है। हम ये सोचते नहीं ये मेरे घर का थोड़ी है, ये मेरा काम थोड़ी है, ये सरकार का काम है या ये प्रशासन का काम है, ठीक है। हमारे अंदर बिल्कुल भी जो हम कहते हैं हमारा देश हमारा देश हमारा देश, और मुझे लगता नहीं कि जितना हम कहते हैं उतना प्रेम हम अपने देश से करते हैं, क्योंकि अगर हम करते तो थोड़ा बहुत जो है अपनी तरफ से हम योगदान जरूर करते, अपनी तरफ से हम एक तरह से एक पहल जरूर करते। तो यहाँ पर बताया है कि यही सब बातें लेखक के मन को कचोट जाती हैं। अगला है भ्रष्टाचार की बातें करते समय हम क्या नहीं जांचते। तो देखिए भ्रष्टाचार की बातें तो हम बहुत ज्यादा करते हैं, जैसे मैंने बताया कि वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, इस तरह से भ्रष्टाचार की बातें तो हम बहुत करते हैं, लेकिन हम भ्रष्टाचार की बातें करते समय ये नहीं जांचते कि हम अपने स्तर पर, क्योंकि हर कोई अपने स्वार्थ को सिद्ध करने में लगा हुआ है, अपने बारे में सोचने में लगा हुआ है, तो अगर हम अपने दायरे में उसी भ्रष्टाचार के कहीं अंग तो नहीं बन रहे, यानी कि कहीं वो भ्रष्टाचार हम तो उसका एक तरह से, क्योंकि कोई भी चीज जो होती है ना वो छोटे से शुरू होती है, ठीक है। अगर हम छोटे लेवल पर अगर हम अपना काम निकालना सीख जाए कि हमने ऐसे करके ऐसे काम निकाला, ऐसे करके ऐसे काम निकाला, तो आगे चल के हमें हैबिट बन जाएगी, आदत पड़ जाएगी कि हम वहां पर फिर मेहनत करना नहीं चाहेंगे, हम वहां पर समय देना नहीं चाहेंगे, वहां पर हम त्याग नहीं चाहेंगे कि हम कुछ चीजों को छोड़ रहे हैं, ठीक है, वो सब चीजें नहीं चाहेंगे। वहां भी हमें लगेगा जब वहां हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता। तो कहीं हम एक तरह से भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं, ये चीजें हम नहीं जांचते हैं। अगला है गगरी फूटी बैल गगरी फूटी की फूटी रह जाती है और बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। इस बात का आश्रय स्पष्ट कीजिए, यानी कि इस बात का क्या एक तरह से क्या इस बात का मीनिंग है, क्या आश्रय है। तो देखिए गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, जैसे हमने कहा कि बहुत सारे काम होते हैं, हमें बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत उम्मीदें होती हैं, बहुत बातें होती हैं, लेकिन लास्ट में कहते हैं ना वही ढाक के तीन पात। तो कैसे वो सब चीजें रह गई, कैसे गगरी फूटी की फूटी रह गई, झमाझम बारिश हुई, जैसे यहाँ पर क्या बताया है कि मेघा उसी काले मेघा के दल उमड़े हैं और झमाझम पानी भी बरस रहा है, पर गगरी फूटी की फूटी रह गई और बैल प्यासे के प्यासे रह गए। हम कहते हैं कि हमारा बहुत सारा पैसा आया था और हमारे क्षेत्र में हमने वोट भी किया था, और हमारे क्षेत्र में तो आज भी वही हाल है सड़कों का, आज भी वही हाल है पानी का, आज भी वही हाल है बिजली का, आज भी वही हाल है गंदगी का, ठीक है। तो ये हम कहते हैं, लेकिन हमने किस लेवल से, क्या हमने कभी अपने लेवल से शुरुआत की? कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। अगर 50 लोगों का वो कॉलोनी है, 50 लोगों की अगर एरिया है 50 लोगों का, तो मुश्किल से एक या दो लोग आवाज उठाते हैं, बाकी किसी को कोई मतलब नहीं कि ये मेरी कॉलोनी है, मेरा घर है, मेरा परिवार है, पानी की जरूरत है, बिजली की जरूरत है, गंदगी नहीं फैलानी है, या सड़क टूटी हुई है, किसी को कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनको लगता है सरकार तो कर ही नहीं रही है। देखिए ये मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ केवल कि हमारे अंदर जो चीजें हैं, सबसे पहले हमें अपने आप को सुधारना होगा, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अपने अंदर जो अपनी चीजें हैं, यानी कि अपने स्वार्थ को छोड़कर हमें
सबके बारे में सोचना होगा। ठीक है, अगर 10 लोगों के बाद मेरा नंबर आना है तो मैं पीछे खड़ा रहूंगा और 10 लोगों के बाद ही, क्योंकि मेरे अंदर धैर्य नहीं है, मुझे घर पर जाकर दूसरा काम करना है। ठीक है, फिर मुझे वहां जाकर दूसरा काम करना है, वहां जाकर मुझे दूसरा काम करना है, और ये सब चीजें मैं चाहती हूँ सब काम जल्दी जल्दी हो जाए, और फिर मैं अपने तरीके से उन कामों को करने लगती हूँ, और फिर मुझे हैबिट हो जाती है, यानी कि आदत पड़ जाती है कि ये काम तो ऐसे भी हो जाता है कि अरे पहले जाकर बात कर लो, वहां पे अपना नंबर लगा लो और सीधे जाओ और अपना काम करवा लो, 2-4 पैसे रख दो उनके हाथ में या उनसे कुछ रिश्तेदारी निकाल लो। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या हो गई हैं, ये भ्रष्टाचार जो है इंसान एक मनुष्य के अंदर से ही शुरू होता है और फिर इसका लेवल जो है आगे आगे बढ़ता जाता है। तो इसीलिए जो गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं, यानी कि स्थिति जैसी थी वैसी की वैसी रह जाती है। भले ही बहुत सारे नियम बनते हैं, बहुत सारे कानून बनते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं ऊपरी लेवल पर, लेकिन जो निचला स्तर था वो बिल्कुल उसी तरह का रह जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि गगरी फूटी की फूटी और बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। अब देखिए इनमें जो है अगला आपको जो पार्ट दिया गया है वो आपका चैप्टर है जाति प्रथा एवं श्रम विभाजन का। ठीक है, तो इसमें से हम यहाँ पर पढ़ेंगे, इसको भी हम पढ़ेंगे। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है और कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज के निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। तो यहाँ पर बात आई है जाति प्रथा एवं श्रम विभाजन। तो ये भी मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया था कि जाति प्रथा को स्वाभाविक श्रम विभाजन क्यों नहीं माना जा सकता। देखिए जाति प्रथा को स्वाभाविक श्रम विभाजन इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि जो जाति प्रथा के आधार पर, क्योंकि जो कोई भी किसी भी इंसान का जो काम होता है, अगर इंसान की रुचि के अनुसार हो, अगर उसके एक तरह से शारीरिक क्षमता के आधार पर हो, ठीक है, तभी जाकर आदमी उस काम को अच्छे से कर पाएगा, तभी वो उस काम में अपना बेस्ट दे पाएगा। ठीक है, यानी कि वो कोई भी काम होता है तो उसके लिए हम सबसे पहले योग्यता क्यों ढूंढते हैं, हम एक क्यों नियम रखते हैं कि उसकी आयु यहाँ से यहाँ होनी चाहिए, उसकी शैक्षिक योग्यता यहाँ से यहाँ होनी चाहिए, उसका एक्सपीरियंस जो है इतना होना चाहिए, ये सब चीजें क्यों रखी जाती है, ताकि कोई भी व्यक्ति, ऐसा नहीं कहा जाता कि ये सब चीजें क्यों हटाई गई, क्योंकि अगर हम ये सब चीजें नहीं करते, ठीक है, कि हम नहीं कहते कि आपको आपका एक ये लेवल होना चाहिए इस चीज को पाने के लिए, ठीक है, तब तो क्या होता कि जो भी मर्जी, जैसे हमने कहा जाति प्रथा के आधार पर जो है श्रम का विभाजन अब यदि किया जाएगा तो क्या होगा कि किसी भी क्षेत्र में आपको नहीं, कोई परफेक्ट व्यक्ति नहीं मिलेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि जो इंसान उस काम को कर रहा है वो उसको नहीं करना चाहता है, वो उसको पसंद नहीं है, वो उसका पैशन नहीं है, वो उसको कुछ और चीजें पसंद है, वो दूसरा काम करना चाहता है। कोई, हर इंसान डॉक्टर नहीं बनना चाहता, हर इंसान इंजीनियर नहीं बनना चाहता, कोई म्यूजिशियन भी बनना चाहता है, कोई आपका वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर भी बनना चाहता है, कोई आपका फुटबॉलर भी बनना चाहता है, कोई क्रिकेटर भी बनना चाहता है, कोई राइटर भी बनना चाहता है, तो कोई सिंगर भी बनना चाहता है, ठीक है, कोई एक्टर बनना चाहता है। तो सबकी चॉइस जो होती है अलग अलग होती है। अब देखिए इसमें हम चुनाव इसलिए करते हैं ताकि अगर उसके अंदर शौक है तो शौक के साथ साथ उसको कार्य कुशलता के लिए आवश्यक योग्यताएं जो हैं उनको भी क्लियर करना होगा कि वो उन आवश्यक योग्यताओं पर खरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। तो इसीलिए केवल जाति प्रथा को स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं माना जा सकता कि आप कहेंगे कि अगर पंडित है तो उसका बेटा पंडिताई ही करेगा, या आपका हलवाई है तो उसका बेटा हलवाई ही बनेगा, या जो जैसे कोई भी चीजें, ठीक है, अलग अलग जाति धर्म के जो लोग होते हैं उसके आधार पर, यानी कि जाति के आधार पर हम श्रम विभाजन नहीं कर सकते हैं। सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है, तो ये भी हमने यहाँ पर क्लियर किया था कि यदि आपको सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करना है तो आपको व्यक्ति को उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग, यानी कि उसकी शारीरिक क्षमता और उसकी चॉइस के अनुसार जो है काम चुनना पड़ेगा।
ठीक है। फिर जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत, तो देखिए हमने यहाँ पर बताया था कि जाति प्रथा का जो दूषित सिद्धांत है वो क्या है कि मनुष्य के का प्रशिक्षण, ठीक है, मनुष्य की उसको उस चीज का नॉलेज है या नहीं, उसने उस चीज की ट्रेनिंग ली है या नहीं, उसने वो चीज की पढ़ाई की है या नहीं, ठीक है, इन सब चीजों का प्रशिक्षण और निजी क्षमता, या वो उस काम को कर भी पाएगा या नहीं, उस निजी क्षमता को पहचाने बिना उसके माता पिता के एक तरह से अकॉर्डिंगली, माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार ही उसका जब एक तरह से गर्भ धारण के समय से ही उसका जब पेशा निर्धारित किया कर दिया जाता है, तो ये जाति प्रथा का एक बहुत ही दूषित सिद्धांत है। तो ये यहाँ तक क्लियर था। उसके बाद आगे प्रश्न 9, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था, भक्तन का वास्तविक नाम क्या था, वह लोगों से अपना वास्तविक नाम क्यों छिपाती थी, बाजारूपन से क्या तात्पर्य है और बाजार की सार्थकता किसमें है, नमक की पुड़िया ले जाने के संदर्भ में साफिया के मन में क्या द्वंद्व था। केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है, 2 प्रश्नों के केवल उत्तर देने हैं, और ये भी अभी आपकी आरोह पाठ्य पुस्तिका से ही चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले जैसे यहाँ पर कहा भक्तन का वास्तविक नाम क्या है और उसे अपना वास्तविक नाम वो क्यों छिपाती है, तो आपने चैप्टर पढ़ा ही है, भक्तन का वास्तविक नाम जो है वो है लक्ष्मी। और देखिए लक्ष्मी जो होती है वो होती है साक्षात विष्णु भगवान की धर्मपत्नी, ठीक है, और धन और ऐश्वर्य की माता होती हैं। लेकिन यहाँ पे जो भक्तन है उसकी कंडीशन बिल्कुल अपोजिट है। अब देखिए परिवार तो उसका संपन्न था, सुखी था, लेकिन असमय ही उसकी मृत्यु, उसके पति की मृत्यु हो गई थी, तो उसने अपने बच्चों का पालन पोषण किया और इतने बड़े परिवार को संभाला, सारे घर को एक तरह से उसने संभाला हुआ था, लेकिन एंड में जो उसके परिवार के लोग थे उन्होंने ही किस तरह से जैसे धीरे धीरे उससे जमीन के लिए या एक तरह से घर परिवार के लिए पूरा उसको घर से एक तरह से निकाल दिया। उसके बच्चों, उसकी जो बेटियां थी उनके भी जो पति थे उनकी भी असमय मृत्यु हो गई थी, जिस कारण से उसको बहुत सारे दुख झेलने पड़े थे। और एक टाइम तो ऐसा आया था कि वो बहुत ज्यादा इरिटेट यानी कि बहुत ज्यादा दुखी परेशान होकर अपना गांव छोड़कर शहर ही चली गई थी, ठीक है। तो इस तरह से उसका नाम जो है उसकी स्थिति से, उसकी वास्तविक स्थिति से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता था, और इस कारण वो लोगों से अपना नाम जो है छिपाती रहती। और ये प्रश्न भी हमने यहाँ पर किया था कि बाजारूपन से क्या तात्पर्य है और बाजार की सार्थकता किसमें है, ठीक है। तो चैप्टर का नाम मैंने क्लियर कर दिया था, बाजार दर्शन। इसको भी पाठ को एक बार घर पर जरूर पढ़ लें, रिवाइज कर लें। और बाजार की सार्थकता किसमें है ये भी मैंने आपको बताया था कि जो जब हमारा एक तरह से मन भरा हुआ हो, ठीक है, और हम बाजार जाएं, अपनी जरूरत की वस्तुएं उठाएं और उनको लेकर जाएं, उनका सदुपयोग करें, तो तब उसी में बाजार की सार्थकता है। यानी कि जिस चीज की हमें नीड है, हमें आवश्यकता है, यदि हम उस सामान को लेने बाजार जा रहे हैं तो रियल सही मायने में वही हमारे बाजार को सार्थकता प्रदान करता है। अब देखिए नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में साफिया के मन में क्या द्वंद्व था, ये भी मैंने आपको क्लियर किया था। तो इस तरह के प्रश्नों को, ये जो आपका चैप्टर है लास्ट, उसको भी आप एक बार पढ़ लें। उसके बाद कहीं पर भी आपको कोई डाउट होता है, कहीं पर भी आपको कोई डाउट होता है आपकी आरोह पाठ्य पुस्तिका में, क्योंकि नेक्स्ट डे से हम यहाँ पर जो हमारा पेपर है उसको नेक्स्ट पेपर हम यहाँ पर लेंगे, यानी कि जो हमारा अगला सैंपल पेपर है उसको हम यहाँ पर लेंगे। तो अभी हमारा आरोह पाठ्य पुस्तिका और जो हमारा व्याकरण से रिलेटेड पोर्शन है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपनी वेतान पाठ्य पुस्तिका, अपनी वेतान पाठ्य पुस्तिका से प्रश्न 10 और प्रश्न 11 हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए प्रश्न 10 जो है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और देख सकते हैं केवल 2-2 नंबर के हैं, 3 प्रश्न यहाँ पर दिए हैं, 3 प्रश्न जो है तीनों में से केवल 2 प्रश्न करते हैं, ठीक है। पहला है, अपने परिवार की किन किन बातों को यशोधर बाबू अनुचित समझते थे। तो ये आपका चैप्टर है सिल्वर वेडिंग, जो कि काफी लेंथी चैप्टर है। और आपने देखा कि किस तरह से वाई.डी. पंत जी यानी कि यशोधर पंत जी अपने किसंदा से प्रभावित हैं, बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, और वो उन्हीं को फॉलो करते हैं। और एक तरह से वो थोड़ा सा पुरानी विचारधारा वाले व्यक्ति हैं, और उनका जो परिवार है वो
एक तरह से मॉडर्न जनरेशन यानी कि आधुनिकता की तरफ बढ़ रहा है। उनका जो बेटा है वो 1500 की नौकरी करता है, एक बेटी बाहर पढ़ने के लिए चली गई है और दूसरा बेटा भी बाहर जो सरकारी नौकरी है उसकी तैयारी कर रहा है। और इस तरह से सभी पढ़े लिखे हैं और जो उनकी पत्नी है वो भी क्या है, अब अपने बच्चों के कहने पर वो भी काफी जो है आगे जीवन में बढ़ चुकी है। और यानी कि एक तरह से इस मॉडर्नाइजेशन को, आधुनिकरण को उन्होंने भी अपना लिया है। तो इस तरह से यशोधर बाबू को ये बहुत सारी बातें जो है जो उस पाठ में हमें दी गई है वो अनुचित लगती हैं, समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होती हैं। जैसे कि उनके बच्चे उनसे कहते हैं कि आप साइकिल से क्यों जाते हैं, आप ऑफिस स्कूटर से क्यों नहीं जाते, आपके लिए स्कूटर खरीद देते हैं, आप स्कूटर से या पैदल क्यों जाते हैं, तो आप स्कूटर खरीद लीजिए, स्कूटर से जाइए आप। और उसके बाद उनके बच्चे, जैसे उनकी बेटी को अभी डॉक्टर बनना है तो वो कहते हैं कि शादी की उम्र हो गई है, अभी डॉक्टर क्या बनना है, अभी क्यों ये आगे पढ़ाई, यानी कि आपको आगे पढ़ाई करनी है, आप कर सकते हैं लेकिन आपको पहले शादी करनी होगी। तो वो उसके लिए एक तरह से समहाउ इम्प्रॉपर। और दूसरा, उनके बेटे को 1500 रुपए जो महीने की तनख्वाह मिलती है वो उससे परेशान है, उनको लगता है कि कहीं ये कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से वो अलग अलग तरह से इन सब चीजों को समहाउ इम्प्रॉपर उन्हें लगती हैं। और उसके बाद देखिए, जूझ कहानी के बारे में बताइए, लेखक के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा, तो उनके अध्यापक का पड़ा था और किस तरह से, ये आप उसमें पढ़िए, बहुत ही स्पष्ट रूप में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, स्पष्ट कीजिए कि सिंधु घाटी की सभ्यता साधन संपन्न थी, उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। तो जब आप चैप्टर पढ़ेंगे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और एक तरह से बहुत सारी चीजें इसमें है। अगला प्रश्न है आपका 11वां प्रश्न है, 5 नंबर का है, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका है। दोनों में से एक प्रश्न का उत्तर देना है। सिल्वर वेडिंग कहानी के संदेश को व्यक्त कीजिए और जूझ कहानी के औचित्य पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। दोनों चैप्टर्स को आज आप होमवर्क में घर पर पढ़ेंगे, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में हम यहाँ पर एक नया चैप्टर, नया सैंपल पेपर लेकर आने वाले हैं। तो उसमें भी आपने इन चैप्टर से रिलेटेड प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आज जो भी पढ़ा है उसको घर पर एक बार रिवाइज करें और कोई भी डाउट हो तो जरूर क्लियर करें। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।